नमस्कार। हमारा काम है राजनैतिक व्यवस्थाओं को समझना ताकि शासन को बेहतर बनाया जा सके। आज हम अरुणाचल प्रदेश के मुक्तो विधानसभा क्षेत्र की गहराई से पड़ताल करेंगे। ये सिर्फ एक चुनावी विश्लेषण नहीं है, ये डेटा और जमीनी हकीकत पर आधारित शासन का एक ब्लूप्रिंट है। तो चलिए इसे समझते हैं। मुक्तो ये सिर्फ एक नक्शे पर खींची लकीर नहीं है, ये मोनपा और शेरदुकपिन लोगों की धरती है। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति, अपनी जमीन से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं और जब चुनाव आते हैं तो वो अपने वोट की कीमत जानते हैं। जब भी यहाँ कोई टक्कर का मुकाबला होता है तो वोटिंग परसेंटेज आसमान छूता है। जैसे 2019 में ये लगभग 83% था। ये दिखाता है कि लोकतंत्र और अपनी आवाज यहाँ के लोगों के लिए कितने मायने रखती है। तो इस विश्लेषण में हमारा सफर कैसा रहेगा? हम जमीन और वोट के रिश्ते से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे कि एक निर्विरोध जनादेश क्यों और कैसे मिलता है। हम लोगों की शिकायतों की गूंज सुनेंगे और देखेंगे कि सिस्टम पर दबाव क्यों बन रहा है। इसके बाद हम विश्वास को फिर से बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे और आखिर में इस सवाल पर रुकेंगे कि लोकतंत्र के लिए एक विकल्प, एक चॉइस क्यों जरूरी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, मिट्टी और वोट की। यहाँ वोटरों की उम्मीदों और शासन की हकीकत के बीच एक दरार, एक गैप बढ़ता जा रहा है। और ये कहानी सिर्फ मुक्तों की नहीं है, लेकिन यहाँ ये बहुत साफ नजर आती है। तो मूल सवाल ये है, जब एक पॉलिटिकल सिस्टम जो लोगों की सेवा के लिए बना है वो टूटने लगता है तो होता क्या है? जब वादे पूरे नहीं होते और आवाजें अनसुनी रह जाती हैं तो उस खालीपन में क्या होता है? मुक्तों की राजनैतिक सेहत को समझने के लिए जमीन से हमें 3 बहुत साफ इशारे मिल रहे हैं। ये इशारे हमें आंकड़ों और लोगों के जज्बात दोनों की कहानी बताते हैं। तो चलिए एक एक करके इन तीनों इशारों की जांच करते हैं। पहला इशारा, और ये सबसे हैरान करने वाला है, 2024 के चुनाव में सत्ताधारी उम्मीदवार के खिलाफ एक भी, जी हां, एक भी विपक्षी उम्मीदवार नहीं था, 0। इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव हुआ ही नहीं और मौजूदा विधायक डिफ़ॉल्ट रूप से जीत गए। ये लोकतंत्र में विकल्प के खत्म हो जाने का एक बहुत बहुत बड़ा संकेत है। सोचिए, जब कोई मुकाबला ही ना हो तो जवाबदेही कैसे तय होगी? तो ये नौबत आई कैसे? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे आंकड़ों में जाना होगा। एक निर्विरोध जनादेश के पीछे की कहानी क्या है? नंबर्स हमें बताते हैं कि ये बदलाव अचानक नहीं हुआ। और ये है हमारा दूसरा इशारा, वोटरों की याददाश्त। 2024 से ठीक पहले यानी 2019 में तस्वीर बिल्कुल अलग थी। तब एक जबरदस्त मुकाबला हुआ था। सत्ताधारी बीजेपी को 70.7% वोट मिले थे, जो कि एक बड़ी जीत थी, लेकिन विपक्ष यानी कांग्रेस को भी 27.7% वोट मिले। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये हमें बताता है कि वोटरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा विपक्ष के साथ खड़ा था। 2019 में जीत और हार का फासला 2620 वोटों का था। ये नंबर इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि सिर्फ एक इलेक्शन साइकिल पहले यहाँ एक असली कंपटीशन था। विपक्ष कमजोर नहीं था, उसके पास लगभग 28% वोटरों का मजबूत सपोर्ट था। तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ 5 साल में ऐसा क्या हुआ कि ये 28% का सपोर्ट 0 में बदल गया? चलिए चुनावी इतिहास को जरा और गौर से देखते हैं। 2009 और 2014 में कांग्रेस उम्मीदवार बिना किसी मुकाबले के जीते, तब ये कांग्रेस का गढ़ था। लेकिन 2019 में जब वही नेता बीजेपी के टिकट पर लड़े तो उन्होंने 70% से ज्यादा वोट हासिल किए और 2024 में वो फिर से निर्विरोध जीत गए। पैटर्न साफ है, वफादारी एक मजबूत स्थानीय नेता के प्रति रही है, किसी पार्टी की विचारधारा के प्रति नहीं। और अब तीसरा इशारा, शायद सबसे अहम, ये है शिकायतों की गूंज। ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि ये दर्ज की गई नाकामियां हैं। जब विकास और भ्रष्टाचार से जुड़ी लोगों की शिकायतें अनसुनी रह जाती हैं तो ये पॉलिटिकल सिस्टम में एक गहरे संकट का संकेत होता है। यहाँ कुछ कॉन्क्रीट उदाहरण हैं। 17.5 करोड़ रुपए की लागत वाला मुक्तो लऊ रोड प्रोजेक्ट अधूरा है और उस पर गड़बड़ी के आरोप हैं। ये भी आरोप हैं कि लगभग 380 करोड़ रुपए के सरकारी ठेके मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों को दिए गए। ये भाई भतीजावाद और जवाबदेही की कमी के बहुत गंभीर आरोप है। ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये वो चिंताएं हैं जो वोटरों के बीच असंतोष की वजह बनती है। तो हमने इशारे देख लिए, अब हम विश्लेषण के अगले पड़ाव पर चलते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो दबाव में है। हम किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि सिस्टम की नाकामी के कारणों को समझने की कोशिश करेंगे।
2024 का निर्विरोध चुनाव किसी एक घटना का नतीजा नहीं, बल्कि एक सिस्टमिक फेलियर का लक्षण है। मुक्तों की राजनीति में कुछ बड़े मोड़ आए। 2011 में लोकप्रिय नेता दोरजी खांडू का निधन एक बड़ा झटका था, लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल शॉक लगा 2016 में। कांग्रेस के 43 विधायक, जिनमें मुक्तों के विधायक भी शामिल थे, रातों रात बीजेपी में चले गए। इस एक घटना ने विपक्ष की जमीनी नींव को, उसके ग्रासरूट फाउंडेशन को पूरी तरह से खोखला कर दिया। जो संगठन सालों में खड़ा होता है, वो एक ही दिन में ढह गया। और यहीं पर हमें हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को याद करना पड़ता है। वोटर का सम्मान हमारे लोकतंत्र की नींव है, और ये सम्मान जाहिर होता है एक सूचित विकल्प के जरिए, एक चॉइस के जरिए। जब विकल्प ही नहीं बचता तो ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया का कमजोर होना नहीं है, ये वोटर के सम्मान का भी कम होना है। एक जिम्मेदार पब्लिक डिस्कोर्स के लिए विकल्पों का होना बहुत जरूरी है। यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम की एक बुनियादी कमजोरी सामने आती है। ये सिस्टम एक मजबूत संगठन पर नहीं, बल्कि ताकत के एक ही केंद्र पर निर्भर रहा है। दशकों तक वफादारी खांडू परिवार के प्रति रही, पार्टी के प्रति नहीं। तो जब उस नेता ने पार्टी बदली तो पूरा का पूरा ढांचा उनके साथ चला गया। इससे एक ऐसा सिस्टम बना जो लचीला नहीं था, बल्कि नाजुक था। आइए अब सत्ता पक्ष और विपक्ष की संगठनात्मक सेहत की तुलना करते हैं। सत्ता पक्ष के पास क्या है? सरकारी संसाधन, मजबूत फंडिंग और विकास का एक जोरदार नैरेटिव। और दूसरी तरफ विपक्ष के पास एक बिखरा हुआ जमीनी नेटवर्क, सोई हुई बूथ कमिटियां और सिर्फ अपनी पुरानी विरासत पर निर्भरता। ये एक तरफा लड़ाई है, जहां एक तरफ पूरी ताकतवर मशीनरी है और दूसरी तरफ बस पुरानी यादें। लेकिन क्या यहाँ से आगे का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। अब हम एक ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे, विश्वास को दोबारा बनाने का एक रास्ता। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि मुक्तों में एक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक विकल्प को फिर से खड़ा करने के लिए एक साफ 3 स्तंभों वाला ढांचा है। ब्लूप्रिंट का पहला स्तंभ है उम्मीदवार। एक ऐसा उम्मीदवार जो लोकल हो, जिसकी जड़ें जमीन से जुड़ी हों। एक सम्मानित स्थानीय आदिवासी नेता, मोनपा या शेरडुकपेन समुदाय से, जिसकी छवि बिल्कुल साफ हो। राजनीति सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, यह भरोसे का भी खेल है। उम्मीदवार को एक साफ सुथरे विकल्प का चेहरा बनना होगा। दूसरा स्तंभ है नैरेटिव, यानी एक सच्ची कहानी, तथ्यों पर आधारित एक जवाबी कहानी। अधूरी सड़कें और जनता का पैसा निजी हाथों में, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये लोगों की शिकायतों को आवाज देना है। वो 17.5 करोड़ कहा गए, वो 380 करोड़ के ठेके किसे मिले, ये जवाबदेही मांगने वाला एक पावरफुल नैरेटिव है। और तीसरा और सबसे जरूरी स्तंभ मशीनरी, यानी जमीनी संगठन। पार्टी को गांव के स्तर से नीचे से ऊपर की ओर फिर से बनाना होगा। इसके लिए एक सिस्टमैटिक, लंबी सोच वाली प्लानिंग चाहिए। बूथ कमेटियों को फिर से जगाना होगा, कार्यकर्ताओं को ट्रेन करना होगा, शिकायतें सुनने के लिए सेल बनाने होंगे। ये मेहनत का काम है, लेकिन इसके बिना कोई भी उम्मीदवार या नरेटिव कामयाब नहीं हो सकता। देखिए, ये ब्लूप्रिंट सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति नहीं है, ये बेहतर पब्लिक पॉलिसी तक पहुंचने का एक पुल है। जब एक मजबूत विपक्ष होता है तो वो सरकार को जवाबदेह बनाता है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है, लोगों की शिकायतों को सुना जाता है और आखिर में शासन में सुधार होता है। एक मजबूत विपक्ष सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए अच्छा होता है। और इस नए संगठन को बनाते वक्त एक और आधुनिक मूल्य का ध्यान रखना जरूरी है, जिम्मेदार आउटरीच। नागरिकों से जुड़ते समय उनके सम्मान और उनकी सहमति का ध्यान रखना चाहिए। भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानूनों के तहत लोगों की प्राइवेसी को बनाए रखना सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं है, बल्कि ये नागरिक के प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका है। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिर में हैं। लोकतंत्र एक विकल्प की मांग करता है। जब कंपटीशन खत्म हो जाता है तो जवाबदेही का एक वैक्यूम, एक शून्य पैदा होता है। इससे प्रक्रिया का एक शांत क्षरण होता है। हो सकता है सतह पर सब कुछ ठीक ठाक लगे, लेकिन अंदर ही अंदर लोकतंत्र की नींव कमजोर हो रही होती है। तो हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, शासन का क्या होता है जब वास्तविक विकल्प गायब हो जाता है? ये सवाल सिर्फ मुफ्तों के लिए नहीं, बल्कि हर उस जगह के लिए है जहां लोकतंत्र को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। एक जीवंत, प्रतिस्पर्धी राजनीतिक माहौल सिर्फ एक आदर्श नहीं है, ये बेहतर शासन के लिए एक जरूरत है।
अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।